हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग साइंस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4 मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। कह रहे हैं इनमें से कौन सा है जिन्हें की बीट करने पर यानी हैमर करने पर, बार बार उसे ठोकने पर वो थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर है वो है जिंक। जिंक जो है वो थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या है, ये एक मेटल है, जबकि फोस्फोरस ये क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उन्हें हम क्या है, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये मैलिएबल है। जो मैलिएबल होता है उन्हें हम बीट करने पर क्या कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जिंक बीइंग मैलिएबल, इसे क्या किया जा सकता है, थिन शीट में कन्वर्ट किया जाता है। जो मेटल्स होते हैं उन्हें थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल्स को ऐसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका आंसर क्या हुआ, जिंक। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये कहा, फर्स्ट है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। तो ये कह रहे हैं सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल हैं। डक्टाइल मतलब जिनसे वायर बनाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मेटल्स ही डक्टाइल हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, सारे के सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो डक्टाइल है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तो डक्टाइल होते ही नहीं। ठीक, फिर है जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। तो यहाँ कह रहे हैं जनरली, यानी कि देखा जाए तो अधिकतर जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी उनसे क्या बनाया जा सकता है, वायर बनाया जा सकता है। और यहाँ कह रहे थे ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, तो ऑल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ मेटल्स होते हैं जो डक्टाइल नहीं होते। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, तो यानी कि जनरली कुछ मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, यानी उनके वायर बनाए जा सकते हैं। तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ कह रहे हैं सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, तो नॉन मेटल्स तो वैसे ही डक्टाइल होते ही नहीं, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, पर ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ हमें फिल करना है जो भी है, हालांकि मैंने भर दिए पहले ही। फर्स्ट है फोस्फोरस इज वेरी डैश नॉन मेटल। जो फोस्फोरस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत आसानी से रिएक्ट कर लेता है किसी, तो बहुत हाईली रिएक्टिव है, तो इसमें रिएक्टिव भर देंगे। फिर मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश। तो मेटल्स जो होते हैं वो हमें पता है वो गुड कंडक्टर होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। तो यहाँ पर आ जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट के भी हैं और इलेक्ट्रिसिटी के, दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं। फिर नेक्स्ट है आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन जो है वो कॉपर की अपेक्षा ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, आयरन जो है बहुत आसानी से रिएक्शन करता है, जबकि कॉपर इतनी आसानी, कंपैरेटिवली आयरन की अपेक्षा कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है, तो आयरन जो है वो आसानी से रिएक्शन कर लेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू प्रोड्यूस डैश गैस। जब मेटल्स एसिड से रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अगर मेटल्स की हम क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताया जाता है कि जो मेटल्स हैं वो किस तरह से क्या है, एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं, और जब ऐसा करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसमें हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है फोर्थ। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स। ये कह रहे हैं जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता। जो मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, वो बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये हो गया गलत, फॉल्स हो गया। फिर क्या है, सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल। तो सोडियम जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, ये सही है। सोडियम जो है इवन इसके लिए इसे केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही इससे बाहर आता है थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, जैसे ये है हमारा सोडियम,
अगर सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दी जाए तो जल्दी से रिएक्शन करने का बंद कर जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। जो कॉपर है वो जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से अलग कर सकता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो ये फॉल्स है, और इसलिए क्योंकि जो कॉपर है वो जिंक के मुकाबले क्या है, कम रिएक्टिव है, इसीलिए वो जिंक को अलग कर ही नहीं पाएगा। जब जिंक में ज़्यादा ताकत है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो थोड़ी अपनी जगह से हटेगा। ये इसके पास इतनी क्या है, ये कम रिएक्टिव होने के कारण जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या है, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर जिंक को अलग नहीं कर सकता, और कारण हो गया कि कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक की अपेक्षा, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स। फिर नेक्स्ट है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कोल जो है उससे वायर बनाए जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोल क्या है, कोल जो है वो एक तो नॉन मेटल है, और हमें पता है जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते, ठीक है। तो कोल जो है बीइंग अ नॉन मेटल, ये एक नॉन मेटल है, इसीलिए इसे वायर नहीं बनाए जा सकते। इसीलिए ये स्टेटमेंट कि कोल से वायर बनाए जा सकते हैं गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कहा है कि यहां पर आपको क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, और यहां पर आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स उनमें ये भरना है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस मतलब कि वो मेटल्स में है या नॉन मेटल्स में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये हालांकि मैंने भर रखा है, आपको बुक में मिलेगा तो ये पूरा की पूरा टेबल खाली होगा। आपको इसको देख करके बताना है कि जैसे मेटल का पेरेंट्स कैसा है, मेटल हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं, तो इनमें ये भरते जाना है, ठीक है। फर्स्ट है प्रॉपर्टी अपेरेंस, यानी कि मेटल जो है उनका अपेरेंस कैसे होता है, कैसे दिखाई देते हैं। तो ये कैसे दिखाई देते हैं, मेटल जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं, यानी कि इनमें क्या होती है, चमक होती है, ठीक है, शाइनी होते हैं, ये शाइन करते हैं। जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो उनमें शाइन तो होती है लेकिन वो डल शाइन होती, इनकी तरह नहीं होती। तो ये डल होते हैं जबकि ये चमकदार लस्टरस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हार्डनेस। तो मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी का मतलब है कि जब इन्हें हैमर किया जाए तो ये क्या बन जाए, शीट बन जाए, ठीक। तो अगर हम मेटल्स को हैमर करते हैं तो ठोकते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये मैलिबल होते हैं, दे हैव प्रॉपर्टी ऑफ मैलिबिलिटी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे ट्रेन जा रही है, इसके ऊपर आप सिक्का रख दें और ट्रेन इसके ऊपर से गुजर जाए तो सिक्का टूटेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, ये फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा और पतला हो जाएगा। इसका मतलब वो टूटा नहीं बल्कि शीट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। जबकि अगर हम यहाँ पर क्या है, किसी नॉन मेटल को रख दें पटरी के ऊपर, तो जैसे ही रखेंगे ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाएगी तो ये क्या है, चूर चूर हो जाएगा, ये पूरी तरह से टूट जाएगा। जबकि ये टूटता नहीं है, फैल जाता है। ये जो प्रॉपर्टी कहलाती है मैलिबिलिटी। तो मेटल्स मैलिबल होते हैं जबकि ये इनमें ये मैलिबल नहीं होते जो नॉन मेटल्स है। फिर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है इनसे वायर बना सकते हैं हम। तो हम मेटल्स के वायर बना सकते हैं, नॉन मेटल्स के वायर नहीं बना सकते। तो हम कहेंगे कि डक्टिलिटी कौन, मेटल शो करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स दे डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, ओके। फिर नेक्स्ट है हीट कंडक्शन। हीट का कंडक्शन, तो अगर हम देखें तो मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि अगर मान लो ये चम्मच है, अगर यहां से इसको गर्म किया जाए तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये चम्मच यहाँ की अपेक्षा यहाँ तक अपने आप हीट पहुंच जाएगी, ठीक है। ये गुड कंडक्टिविटी है हीट के लिए। और जबकि अगर आप किसी नॉन मेटल को एक तरफ से गर्म करेंगे तो इस तरफ गर्म नहीं होगा, ये सिर्फ यहीं रहेगा, तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट हो गया, ठीक। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करता है, हमें पता है सारे मेटल्स जो होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होते हैं, यानी कि जब वायर में से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो यहाँ तक ये पहुँचा देंगे। नॉन मेटल्स ऐसा नहीं करते, जैसे कि लकड़ी है ना, प्लास्टिक, अगर हम इनसे यहाँ पर
से कोई वायर को छुएंगे तो यहाँ पर करंट नहीं आएगा। तो इस तरह से ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज थी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की किस किस तरह से काम करती है वो हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये जो हमारे क्वेश्चन है उनके रीजन देना है कि ऐसा क्यों है और या क्यों नहीं है। फर्स्ट है एल्यूमिनियम फॉइल आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसे फूड आइटम को रैप करने के लिए यूज किया जाता है। हमने देखा है मिठाई वगैरह आता है उसके ऊपर क्या है, एल्यूमिनियम की एक परत चढ़ी होती है, ठीक है, चमक चमक सी रहती है वो। तो क्यों ऐसा किया जाता है। एल्यूमिनियम इज मैलिएबल। एल्यूमिनियम क्या है, मैलिएबल है। मैलिएबल का मतलब जब से ठोका जाए तो क्या बन जाएगी, शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड कैन ड्रॉन इनटू शीट्स, और इसीलिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, शीट बना सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी होने के कारण एल्यूमिनियम को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हैमर करने पर वो पतली पतली फॉइल्स में कन्वर्ट हो जाती है और फिर इसे क्या करते हैं, फूड आइटम्स के ऊपर क्या कर देते हैं, इसे रैप किया जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी है मैलिबिलिटी, इसीलिए हम उसको शीट बना करके यानी पतली पतली फॉइल बना करके इसको चढ़ा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इमर्शन रॉड। इमर्शन रॉड्स ऑफ हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। तो जो इमर्शन रॉड्स होती है जिनसे कि लिक्विड को गर्म किया जाता है वो मेटेलिक सब्सटेंस की क्यों बनाई जाती है। तो इमर्शन रॉड जो है, जैसे कि जो हम पानी गर्म करने के लिए रॉड्स यूज करते हैं अपने घरों में, इमर्शन रॉड है, तो इसे मेटल का क्यों बनाते हैं, क्योंकि मेटल क्या कर सकता है, मेटल एक तरफ से गर्म होता है तो दूसरी तरफ से भी, जैसे मान लो कि यहाँ पर यह है तो मेटल को यहाँ से आप गर्म करोगे इस तरफ से तो इस तरफ भी गर्म हो जाएगा, यानी चारों तरफ से हर तरफ से गर्म अपने आप हो जाएगा। तो हीट जल्दी 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 पहुंच करके क्या है, जो इसके आसपास के वाटर मॉलिक्यूल होंगे उनको जल्दी जल्दी गर्म कर देगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इमर्शन रॉड्स जो है उसे मेटल की बनाते हैं। तो इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है सी, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो जो कॉपर है वो जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग नहीं कर सकता। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, जो कॉपर होता है ना, ये जो कॉपर है ये लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव देन दिस जिंक, ठीक है। तो क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है तो क्या ये इसे डिस्प्लेस कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम और पोटेशियम इन्हें केरोसिन में स्टोर किया जाता है, ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर है सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स विच रेडिली रिएक्ट with atmospheric oxygen to catch fire, hence sodium and potassium are stored in kerosene। तो क्या है, मान लो कि ये है हमारा कोई बर्तन जिसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है, केरोसिन, ठीक है। तो यहाँ केरोसिन और इसके अंदर हम क्या रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो हम सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम K इनको इसके अंदर रखते हैं, क्योंकि अगर ये बाहर रख दिए, जैसे ही बाहर आएंगे तो जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उससे रिएक्शन करेंगे और क्या हो जाएंगे, जलना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से पोटेशियम भी ऐसे ही करेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसे केरोसिन ऑयल में रख देते हैं ताकि इसका जो संपर्क है, क्योंकि यहाँ से O2 जो एटमॉस्फेरिक O2 ये इसकी लेयर के कारण अंदर नहीं जा सकती, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती, इसीलिए इसे किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है। तो जो केरोसिन ऑयल है वो जनरली क्या करता है, ऑक्सीजन और इन मेटल्स के बीच का जो कांटेक्ट होता है उसको ब्रेक कर देता है। अब ये जब ये इससे मिलेंगे ही नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी, यानी ये नहीं जलेंगे, इसीलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक। नेक्स्ट है कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल, एक्सप्लेन। ये कह रहे हैं क्या आप जो लेमन पिकल होता है यानी कि जो नींबू का अचार है उसे हम एल्यूमिनियम के बने हुए बर्तन में रख सकते हैं। तो हमें ये पता है कि जो जैसे एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जो लेमन पिकल है उसके अंदर एसिड होता है
और इसीलिए अगर हम उसे क्या रखेंगे, एल्यूमिनियम यूटेंसिल में रखेंगे तो वो रिएक्शन कर लेगा और क्या बनेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस बना लेगा, इसीलिए हम इसे इसमें नहीं रख सकते। पिकल कंसिस्ट ऑफ एसिड, पिकल में क्या होता है, एसिड होता है, जैसे लेमन पिकल है इसमें है एसिड, और एल्यूमिनियम जो है उसके अंदर है मेटल, ये तो मेटल ही। जब एल्यूमिनियम की एसिड की रिएक्शन मेटल से होती है तो क्या बना लेते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ठीक, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाते हैं। तो ये क्या है, ये टॉक्सिक हो सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, लेमन पिकल्स को एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में नहीं रखते। पिकल कंसिस्ट ऑफ एसिड विच रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम मेटल, तो एसिड होने के कारण, पिकल में एसिड होने के कारण ये एल्यूमिनियम से रिएक्शन कर लेते हैं और दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, हेंस पिकल्स इज नॉट स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। ठीक, नेक्स्ट है मैच द सब्सटेंस गिवन इन कॉलम ए विद देयर यूज गिवन इन कॉलम बी। तो यहाँ पर हमें कुछ सब्सटेंस दे रखा है और उनके यूज यहाँ हम किस तौर पे करते हैं वो मैच करने। ठीक, गोल्ड, गोल्ड जनरली क्या है, हम ज्वेलरीज में यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा गोल्ड जो है वो ज्वेलरीज में यूज किया जाता है। अब आयरन, आयरन किसके लिए यूज किया जाता है, तो मशीनरी बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ से इसे मैच कर दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है वो फूड को रैप करने के लिए, हमने क्वेश्चन भी ऊपर पढ़ा था, तो एल्यूमिनियम जो है वो रैपिंग ऑफ फूड, फूड को रैप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कार्बन, कार्बन किसके लिए यूज किया जाता है, कार्बन यूज किया जाता है फ्यूल के तौर पे ना, कार्बन क्यों, जैसे कोयला है ये हम जलाते हैं, कोयला क्या होता है, कोल जो है वो फ्यूल है, तो फ्यूल के तौर पे। कॉपर, कॉपर क्या है, कॉपर के वायर्स बनाते हैं, ये हमें पता है, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए। फिर मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्या है, वो थर्मामीटर में यूज किया जाता है, जो डॉक्टर्स आपके बुखार चेक करने के लिए यूज करते हैं, उसके अंदर मर्क्यूरी भरा होता है जो एक्सपेंड होता है और उसी से ही हमें बुखार का पता चलता है कि कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा यदि, फर्स्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पॉर्ड ऑन कॉपर प्लेट, कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कर दें, कॉपर प्लेट के ऊपर पॉर कर दें। ठीक है, फर्स्ट तो आंसर है नो रिएक्शन अकर व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पॉर्ड ऑन कॉपर प्लेट, however when concentrated sulfuric acid is poured on the copper plate, hydrogen gas evolved along with the formation of blue colored copper sulfate crystals. The chemical reaction for the reaction between concentrated sulfuric acid and copper is, तो ये दे रखा है हमारा, ये कंसंट्रेशन के साथ दिया है, जबकि यहाँ ये पूछ रहे हैं कि इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब होता है पानी की मात्रा ज्यादा, मोर सॉल्वेंट या मोर वाटर। ठीक है, और तो जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होगा और उसे हम कॉपर प्लेट पे डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक, जबकि अगर कंसंट्रेटेड हो तो ये रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि जब Cu की रिएक्शन, Cu मतलब कॉपर की रिएक्शन किसके साथ, H2SO4, और वो भी डाइल्यूट नॉट कंसंट्रेटेड, अगर ये डाइल्यूट है तो यहां हम लिखेंगे कि कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं, जबकि अगर ये कंसंट्रेटेड होता है H2SO4 कॉपर के साथ, तो यहाँ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ जो कहा है उसके अंदर लिखेंगे कि कोई रिएक्शन नहीं हो, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट है आयरन नेल आर प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगर आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो वहां रिएक्शन होगी। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, आयरन क्या है, क्योंकि यहाँ कॉपर सल्फेट में क्या जुड़ा है, कॉपर जुड़ा है। ठीक है, ये जुड़ा है कॉपर, तो ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, जबकि जो Fe है वो मोर रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव चीज के पास जब मोर रिएक्टिव चीज आएगी तो ये इसे क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, यहां से हटाएगा और खुद ही जुड़ जाएगा यहाँ। तो देखिए यहां से क्या हो गया, कॉपर यहां से हट गया और Fe इस SO4 के साथ यहाँ जुड़ गया, तो इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, तो जो कॉपर सल्फेट है उससे आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण उसके कॉपर को वहां से हटा देगा और खुद वहां पर जुड़ जाएगा, यानी डिस्प्लेस कर देगा। इन दिस रिएक्शन द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इट फेड्स
and there is a deposition of copper on the iron nail. अब देखिए ये जो कलर होता है इसका कॉपर सल्फेट का, ये ब्लू कलर का होता है। अब जब वहां से कॉपर वहां से हट जाता है तो धीरे धीरे ये ब्लू कलर कम होने लगता है, फेड होने लगता है, क्योंकि अब वहां पर कॉपर के साथ मतलब ये जो कॉपर है ये हट करके वहां क्या जुड़ते जा रहा है, Fe जुड़ते जा रहा है। और धीरे धीरे वो जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर क्या दिखेगा आपको, कॉपर के छोटे छोटे डिपोजिशन दिखेंगे। जैसे कि मान लो ये है, तो यहाँ से पहले कॉपर सल्फेट था, तो कॉपर तो यहाँ से हट करके क्या है यहीं डिपॉजिट होता जाएगा, और जो रिएक्शन है वो अब क्या बन गया, यहाँ FeSO4 बन गया। ठीक है, तो इसका ब्लू कलर भी फेड हो जाएगा और धीरे धीरे कॉपर के जो डिपोजिशन है वो आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक, नेक्स्ट है 10th। Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in test tube. सलोनी ने क्या किया, एक बर्निंग यानी जलता हुआ चारकोल का टुकड़ा लिया और उससे जो गैस निकल रही थी वो एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी कर ली। ठीक, फिर पूछते हैं हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस। अब वो कैसे पता लगाएगी कि इस गैस का नेचर कैसा है। तो आंसर है इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जो गैस निकली है उसमें से उसमें कुछ ड्रॉप डालो पानी के। नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल। अब इस जो टेस्ट ट्यूब है उसको पूरी तरह से कवर कर दो एंड उसे तेजी से शेक करना, हिलाना शुरू कर दो। आफ्टर शेकिंग टेस्ट द सॉल्यूशन विथ ब्लू लिटमस। अब जो है ये जो क्या बन गया, हमने पहले पानी डाल दिया, उसको तेजी से शेक कर दिया। ये जो शेक्ड जो सॉल्यूशन है उसको क्या है, उस पर ब्लू लिटमस रखो उसमें या उसे टेस्ट करो। इट विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड। अब वो क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड बन जाएगा। ठीक है, अब वो ब्लू से रेड बन गया, दस गैस इज एसिडिक। क्योंकि हमें पता है जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड बना देते हैं। तो क्योंकि हमने जो लिटमस यूज किया था वो ब्लू किया, और उसने क्या, जैसे ही हमने उसमें लिटमस डाला उसका रंग बदल करके रेड हो गया। इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए, क्योंकि एसिड ही ऐसा करते हैं। तो जो गैस इवॉल्व हुई है वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर ए पार्ट में जो रिएक्शन हुई है ना, चारकोल जो बर्न कर रही है सलोनी, उसे वर्ड इक्वेशन में दीजिए, मतलब स्टेटमेंट में लिख के बताइए। ठीक, चारकोल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर क्या हुआ, चारकोल की जब रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से करवाई तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सलोनी ने क्या किया था, चारकोल जल रहा था उसमें से ही गैस को उसने क्या किया था, जो इवॉल्विंग गैस थी उसको उसने टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया था। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन लिख दी, चारकोल की ऑक्सीजन के रिएक्शन हुई और यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती हुई बताई गई। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन। वन डे रीता वेंट टू ज्वेलर शॉप विद हर मदर. Her mother gave old gold jewelries to the goldsmith to polish. Next day when they brought the jewelry back, they found that there was slight loss in the weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? तो यहाँ पर क्या है कि रीता अपनी मम्मी के साथ एक ज्वेलर्स की शॉप पर गई। उसकी जो मम्मी थी उन्होंने क्या है, अपनी जो गोल्ड ज्वेलरी थी वो उस गोल्ड स्मिथ को यानी सुनार को दे दी पॉलिश के लिए। अगले दिन जब वो वापस उन्होंने ज्वेलरी ली तो ये पाया कि उसमें से जो पहले वेट था गोल्ड का, है ना, वो अब थोड़ा सा कम है। तो बताना इसका क्या रीजन है, उसका जो वेट है वो क्यों कम हो गया। ठीक, इन ऑर्डर टू पॉलिश गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज टू बी डिप्ड इनटू अ लिक्विड कॉल्ड एक्वारेजिया। तो जो गोल्ड, जैसे कि जो भी ये है हमारा एक सॉल्यूशन, इसके अंदर भर देते हैं वो एक्वारेजिया। ये एक्वारेजिया में क्या करते हैं, जब वो मान लो यहाँ पर गोल्ड डाल दिया तो ये गोल्ड से चमक लाने के लिए उसकी कुछ ऊपर की जो परत होती है यहाँ से वो क्या कर देता है, हटा देता है। इसके कारण जो गोल्ड है वो यहाँ से कुछ मात्रा कम हो जाती है। ठीक है,
तो इसीलिए क्या है, उसका जो वेट है वो कम हो गया। इन ऑर्डर टू पॉलिश गोल्ड ऑर्नामेंट इट इज टू बी डिप्ड इनटू अ लिक्विड कॉल्ड एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया में गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को डाल दिया जाता है। अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक, ये जो एक्वारेजिया है ये क्या है, ये एक तरह का मिक्सचर है जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा होता है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर बनाते हैं। जब इसमें डालते हैं तो ऑन गेटिंग डिजॉल्व इन एनवायरमेंट ऑफ एक्वारेजिया, जबकि ये इसके अंदर डिजॉल्व हो जाता है, घुलता है, ठीक है, द आउटर लेयर ऑफ द गोल्ड डिजॉल्व एंड एन इनर शाइनी लेयर अपीयर। तो जो बाहर की लेयर है वो क्या हो जाती है, यहां से हटना शुरू कर देती है, और जो अंदर के शाइनी लेयर है वो आपको दिखाई देने लगती है। इसी के कारण क्या होता है कि जो गोल्ड है वो वापस चमक आ जाती है। द डिजॉल्विंग ऑफ द लेयर कॉज अ रिडक्शन इन द वेट ऑफ द ज्वेलरी। तो क्या होता है जब ऐसा होता है, तो क्योंकि यहाँ से कुछ जो हमारे गोल्ड के पार्टिकल है वो तो निकल के चले गए, तो जो पहले वेट था वो थोड़ी रहेगा, इसीलिए यहाँ वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस, होपफुली आपको ये समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।